आज का थंबनेल देखकर आपको ये आइडिया हो ही गया है कि आज की क्लास में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डमी सब्जेक्ट्स। लेकिन इस चैप्टर में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रामर के डिस्कस करेंगे। जैसे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कि सेंटेंस होता क्या है, उसकी राइट डेफिनेशन क्या है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस के अंदर वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। आज हम यहां पढ़ने वाले हैं कि रियल सब्जेक्ट्स और डमी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर हम डमी सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। और यहां इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको डमी सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस के देंगे, जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके तुरंत ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो डमी सब्जेक्ट है या रियल सब्जेक्ट है। तो अगर आपने आज की क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया, तो आज बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी फॉर द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकें। जो भी डाउट्स हो उनको टिक कर लीजिएगा, और जब ये क्लास कंप्लीट हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को हमेशा शेयर करिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है क्या? तो स्टूडेंट्स जवाब देते हैं अक्सर कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस हो सकता है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो फिर और कौन सी कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं? तो एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट पॉइंट जो आपने बताया वो राइट था कि ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वन वर्ड भी एज ए सेंटेंस यूज होते हैं। नोवेल्स के अंदर आप देखोगे वो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ग्रामर में हर एक रूल का एक्सेप्शन होता है। लेकिन यहां पे हम जो डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर वो रेगुलर फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पे हम रेगुलर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हम ये मानते हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंस। लेकिन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं होते। उसके लिए एक कंडीशन और होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, और वो कंडीशन है, आप देख सकते हैं, मीनिंगफुलनेस। यानी कोई भी ऐसा ग्रुप जो मीनिंगफुल हो वो ही क्या होगा? सेंटेंस। तो जब कभी आप सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मीनिंगफुल। तो आप इन दोनों को अगर कोरिलेट करेंगे तो डेफिनेशन बन जाती है सेंटेंस की। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल भी हो उसको आप सेंटेंस कहते हैं। तो जब कभी आप सेंटेंस को डिफाइन करें तो ये 2 पॉइंट्स को ध्यान रखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मीनिंगफुल। ये दोनों ही कैरेक्टर होना जरूरी है किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के अंदर, तभी वो एक सेंटेंस होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां हमने एक एग्जांपल लिया है, द टीचर सॉल्व्स ए क्वेश्चन। इधर एक एग्जांपल लिया है, शी कुक्स द फूड। ये आपको पता ही होगा, बेसिक क्लासेज में आपने ये पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे यहां पर शी कुक्स द फूड, शी क्या है? सब्जेक्ट, और कुक्स द फूड प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में द टीचर ये सब्जेक्टिव पार्ट है और सॉल्व्स ए क्वेश्चन ये क्या है? प्रेडिकेट। तो ये दोनों अपने आप में सेंटेंस हैं। द टीचर सॉल्व्स ए क्वेश्चन ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका एक मीनिंग है। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। इस ग्रुप के अंदर 5 वर्ड्स हैं, और ये ग्रुप मीनिंगफुल भी है, इसलिए ये एक सेंटेंस भी है। अब इसका मीनिंग क्या है? अध्यापक एक सवाल हल करता है, द टीचर सॉल्व्स ए क्वेश्चन। तो जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया था, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल हो। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और ये मीनिंग भी रखता है, इसलिए एक सेंटेंस है। अब इसको चेक करते हैं, इस ग्रुप के अंदर कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4। ये 4 वर्ड्स का ग्रुप है, और इसके अंदर भी मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? शी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है। तो ये ग्रुप भी है और मीनिंगफुल भी है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि किसी भी सेंटेंस को नॉर्मली हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप देख रहे होंगे कि यहां इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है टीचर, वो क्या है? नाउन, कॉमन नाउन। और इधर इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है शी, और शी क्या है? प्रोनाउन। तो आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट
प्रॉपर नाउन्स भी हो सकते हैं, आगे हम एग्जांपल्स देंगे। कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं, मटेरियल नाउन भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने ये सारे केसेज आएंगे, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, जरूरी नहीं है कि कॉमन नाउन भी होगा, और भी डिफरेंट वेरिएशन हो सकती हैं। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। द टीचर इज इंटेलिजेंट। इस ग्रुप के अंदर 4 वर्ड्स हैं और इसका मीनिंग है कि अध्यापक होशियार है, इंटेलिजेंट। तो ये भी एक सेंटेंस है और यहां सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। और एक और एग्जांपल देखिए, शी इज हैप्पी। यहां 3 वर्ड्स का ये ग्रुप है और इसका सेंस है, इसका मीनिंग है वह खुश है। हमने इन दोनों सेंटेंस को कोरिलेट किया है। शी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है। शी इज हैप्पी, वह खुश है। तो यहां पे शी सब्जेक्ट है और इज हैप्पी क्या है? प्रेडिकेट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, अब वो सब्जेक्ट चाहे कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट एक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्ट पैसिव भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक्टिव सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब यहां एग्जांपल देखिए, द टीचर सॉल्व्स ए क्वेश्चन। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है टीचर, वो एक एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या है? सॉल्व कर रहा है। वो किसको? एक क्वेश्चन को। तो टीचर का एक्शन हो रहा है क्वेश्चन के साथ, वो उसे सॉल्व कर रहा है। तो जहां सब्जेक्ट किसी एक्शन में इन्वॉल्व होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव। तो द टीचर यहां पे कैसा सब्जेक्ट है? एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट उसे कहेंगे जो सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन करता है। और कभी कभी ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे द टीचर सब्जेक्ट, यहां पर भी द टीचर है लेकिन यहां कोई एक्शन नहीं है। आप देखिए यहां पे कोई मैन वर्ब नहीं है। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो सब्जेक्ट है द टीचर, ये कैसा सब्जेक्ट है? ये है पैसिव सब्जेक्ट, पीएस, पैसिव सब्जेक्ट। और यहां इज इंटेलिजेंट, ये प्रेडिकेट है ही। तो पैसिव सब्जेक्ट किसे कहते हैं? पैसिव सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसके बारे में प्रेडिकेट में कुछ बताया जा रहा है लेकिन वो सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक्टिव सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव सब्जेक्ट का कोई एक्शन सेंटेंस में नहीं होता। पैसिव सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। तो यहां पर टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन टीचर का यहां कोई एक्शन नहीं है। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो सब्जेक्ट है टीचर, ये क्या है? पैसिव सब्जेक्ट। और फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द टीचर सब्जेक्ट है लेकिन यहां इसका एक एक्शन है क्वेश्चन के साथ। एक्शन क्या है? सॉल्व। जितने भी एक्शन होते हैं ये कौन सी वर्ब से हाईलाइट होते हैं? मेन वर्ब। तो यहां मेन वर्ब है सॉल्व, यहां एक्शन है, इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव सब्जेक्ट है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्ट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्टिव जो किसी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं सेंटेंस में, और पैसिव जो सेंटेंस में किसी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। आप यहां भी देख सकते हो, ये प्रोनाउन का केस है। शी कुक्स द फूड, सब्जेक्ट शी है लेकिन इसका एक एक्शन हो रहा है फूड के साथ, और वो एक्शन क्या है? कुकिंग। वो कुक कर रही है यानी पका रही है फूड को। तो शी सब्जेक्ट का एक्शन हो रहा है फूड के साथ, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है शी, इसका एक्शन कुक है और इसलिए ये सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव सब्जेक्ट। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, शी इज हैप्पी। यहां पर शी के बारे में कमेंट किया जा रहा है। शी यानी वह कैसी है? वह हैप्पी है, खुश है। लेकिन इस शी का, इस सब्जेक्ट का इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है। जैसे यहां पर टीचर का कोई एक्शन नहीं था इस प्रेडिकेट में, ऐसे ही इस सब्जेक्ट शी का यहां इस सेंटेंस में, इस प्रेडिकेट में कोई एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब्जेक्ट भी कैसा सब्जेक्ट हो गया? शी पैसिव सब्जेक्ट। और ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर शी कैसा सब्जेक्ट है? एक्टिव सब्जेक्ट। तो जहां एक्शन है वो सब्जेक्ट एक्टिव और जहां एक्शन नहीं है वो सब्जेक्ट पैसिव। तो नॉर्मली पैसिव सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके बारे में प्रेडिकेट में कुछ बताया जाता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कृष्णा प्लेज बेसबॉल। ये बेसबॉल क्या है? ये एक गेम है जो कि यूएसए का नेशनल गेम है। जैसे हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी।
वैसे ही अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। तो सेंटेंस क्या है, कृष्णा प्लेज बेसबॉल। तो यहाँ पे कृष्णा जो सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसका एक एक्शन हो रहा है किसके साथ, बेसबॉल के साथ। कृष्णा क्या कर रहा है बेसबॉल के साथ, प्लेइंग, खेल रहा है, खेलता है वो बेसबॉल। तो यहां एक्शन दिखाई दे रहा है हमें सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, एक्टिव सब्जेक्ट। अब हमने इसी से कोरिलेट करके एक दूसरा सेंटेंस लिया है, ही इज वेरी फेमस। तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कोई एक्शन नहीं है सब्जेक्ट ही का, इसलिए यहां पर जो ही सब्जेक्ट है ये कैसा है, पैसिव सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप समझ सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको एक्शन दिखाई दे रहा है तो एक्टिव सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस के अंदर आपको एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है यानी मेन वर्ब नहीं है, तो जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, पैसिव सब्जेक्ट। नो एक्शन पैसिव सब्जेक्ट, एक्शन एक्टिव सब्जेक्ट। अब यहां एक पॉइंट आप और समझ सकते हैं, जैसे हमने कृष्णा को कनेक्ट किया है ही के साथ। इस सेंटेंस के अंदर कृष्णा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। और इस सेंटेंस के अंदर ही इज वेरी फेमस, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि प्रोनाउन है। तो जो भी प्रोनाउन होते हैं वो दरअसल होते क्या हैं, प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी प्रोनाउन हो हमेशा उसका कनेक्शन किसी ना किसी नाउन के साथ होता है। तो जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके, नाउन के। तो ध्यान रखिए, प्रोनाउंस रिप्रेजेंट करते हैं नाउन्स को, इसीलिए किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन हो, प्रोनाउन का नंबर, ध्यान दीजिए, प्रोनाउन का नंबर NUMBER, और किसी भी प्रोनाउन का जेंडर GENDER, प्रोनाउन का नंबर और जेंडर हमेशा डिपेंड करता है उस नाउन पर जिससे वो कनेक्टेड है। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन यूज होता है तो उसका कनेक्शन किसी ना किसी नाउन से होता है, जिसको हम ग्रामर में क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, कृष्णा, ये नाउन है। तो हर प्रोनाउन का जो नंबर होगा और जेंडर होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके एंटीसीडेंट नाउन के अकॉर्डिंग। जो नंबर नाउन का होगा वही प्रोनाउन का होगा। जैसे कृष्णा क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, तो इसका प्रोनाउन भी क्या होगा, ही, सिंगुलर। जैसे कृष्णा क्या है यहाँ पर, मेल या फीमेल, मैस्कुलिन, मेल, तो ही भी क्या होगा, मेल। कृष्णा यहां पर कौन से केस में है, नॉमिनेटिव, यानी सब्जेक्ट है, तो ही भी किस में होगा, कौन से केस में होगा, नॉमिनेटिव, यहां पर ही भी सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिए कि जो प्रोनाउन होता है उसका नंबर और उसका जेंडर हमेशा उससे रिलेटेड नाउन के अकॉर्डिंग होता है, और उससे रिलेटेड नाउन को, उस प्रोनाउन का क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो हर प्रोनाउन का कोई ना कोई एंटीसीडेंट नाउन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी आपको नोट करने हैं और समझने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट हमेशा पर्सन हो ये जरूरी नहीं, सब्जेक्ट कभी कभी प्लेस भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। जैसे पर्सन के केस में तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करते ही हैं, क्योंकि हम लोगों की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, मतलब जब भी कोई हमसे कहता है कि कुछ सेंटेंस दीजिए, तो नॉर्मली हमारे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई ना कोई पर्सन होता है या उसका प्रोनाउन होता है। और जैसा कि मैंने बताया, जितने भी प्रोनाउंस हैं वो भी एक तरीके से नाउन्स हैं, खासतौर से नॉमिनेटिव केस में यूज होने वाले प्रोनाउन, क्योंकि जितने भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं वो सभी नाउन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ना कोई नाउन उनका एंटीसीडेंट होता है। तो नॉर्मली हम जब सेंटेंस देते हैं तो हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, पर्सन। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था ऊपर, कृष्णा प्लेज बेसबॉल, ही इज वेरी फेमस। तो अक्सर हमारे सेंटेंस में ऐसे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्लेसेस और थिंग्स को भी एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। अब देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फर्स्ट एग्जांपल हमने फिर से पर्सन का लिया। एग्जांपल क्या है, पुतिन, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है आजकल। मुझे लगता है शायद ही कोई होगा जिसने पुतिन साहब का नाम नहीं सुना होगा। पुतिन है कौन, पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, पुतिन, और प्रेडिकेट क्या है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जहां सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होता वहां कैसा होता है सब्जेक्ट, पैसिव। तो पुतिन के बारे में बताया जा रहा है, यहां इस सेंटेंस में इनका कोई एक्शन शो नहीं हो रहा,
तो ये पुतिन कैसा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में? पैसिव सब्जेक्ट। तो पुतिन ये सब्जेक्ट है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ये प्रेडिकेट है। वैसे पुतिन का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? व्लादिमीर पुतिन, VLADIMIR, व्लादिमीर पुतिन। ओके, व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां पे हमने पुतिन यानी पर्सन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया। अब एक एग्जांपल लेते हैं प्लेस। प्लेस के केस में देखिए, मुंबई जो कि हमारे कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाती है, मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का लार्जेस्ट सिटी भी है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट क्या है? मुंबई, और प्रेडिकेट क्या है? इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो यहां मुंबई के बारे में बताया जा रहा है, यहां पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट भी कैसा है? पैसिव। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने प्लेस को एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम किसी थिंग को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब देखिएगा एग्जांपल, मोबाइल्स मेक अवर लाइफ इजियर। तो ये जो सेंटेंस है इसका सेंस क्या है? हर सेंटेंस का कोई ना कोई सेंस होता है और हमें पता होना चाहिए। मोबाइल्स मेक अवर लाइफ इजियर, इसका सेंस है कि जो मोबाइल्स हैं उन्होंने हमारी जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, उसको क्या बना दिया है? आसान। मोबाइल हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। मोबाइल्स मेक अवर लाइफ इजियर। तो आपने देखा कि हमने प्लेस को भी यूज किया है एज ए सब्जेक्ट, मोबाइल्स को भी यूज किया। तो आप भी जब कभी एग्जांपल्स दे रहे हो सेंटेंसेज के, तो आप थिंग्स को भी ले सकते हैं, प्लेसेज को भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको पर्सन्स को ही एज ए सब्जेक्ट यूज करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अभी तक आपने कुछ जनरल नॉलेज के बारे में भी जाना। बेसबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम है? USA। और पुतिन किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? रशिया। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारे चैनल की पॉलिसी है। हमारे चैनल सब्सक्राइबर अच्छे से जानते हैं कि हमारी ग्रामर क्लासेज में इंग्लिश के साथ साथ जीके फ्री दी जाती है। ओके, सो स्टे विद अस। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में कर रहे थे। सेंटेंस की राइट डेफिनेशन क्या है, किस किस तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी डिटेल्स अभी तक हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आज का अपना जो मेन पॉइंट है, वो क्या है? डमी सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रियल सब्जेक्ट्स, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सभी क्या थे? रियल सब्जेक्ट्स। आई, वी, यू, ही, ओके, ये या किसी का भी नेम, मोर देन 1 पर्सन भी हो सकते हैं। किसी भी प्लेस के बारे में, जैसे मुंबई पर था अभी एक सेंटेंस, या किसी थिंग को भी हम एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे अभी हमने मोबाइल्स को यूज किया। तो ये सब क्या होते हैं? रियल सब्जेक्ट्स। और रियल सब्जेक्ट्स एक्टिव भी हो सकते हैं, जहां पे उनका कोई एक्शन शो हो रहा होता है, और पैसिव भी हो रहे होते हैं, जहां पर उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो रियल सब्जेक्ट्स एक्टिव हो सकते हैं और पैसिव हो सकते हैं। एक्टिव मतलब फुल ऑफ एक्शन, पैसिव मतलब विदाउट एक्शन। जहां सेंटेंस के अंदर उनका कोई एक्शन नहीं होता, वहां उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पैसिव। तो रियल सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट्स और पैसिव सब्जेक्ट्स। तो अभी तक जो डिस्कशन हमने किया है इस क्लास के अंदर, वो सब रियल सब्जेक्ट्स के बारे में था। उनमें आप पर्सन, प्लेस, थिंग्स, प्रोनाउंस, इन सबको यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो जो सेकंड टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, जिनके बारे में नॉर्मल स्टूडेंट्स कम जानते हैं, उनकी नॉलेज थोड़ी सीमित होती है, तो वो है डमी सब्जेक्ट्स। ओके, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। रियल सब्जेक्ट्स, जिनको आप अक्सर यूज करते हो, नॉर्मली आप जो यूज करते हो 80% सब्जेक्ट्स वो क्या होते हैं? रियल सब्जेक्ट्स। लेकिन यहां अब हम थोड़ा डीपली जानेंगे कि वो 20% सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनका यूज हम थोड़ा कम करते हैं और जिनके बारे में हमें नॉलेज भी थोड़ा लिमिटेड होती है। तो वो जो 20% सब्जेक्ट्स हैं यानी डमी सब्जेक्ट्स, अब हमें उसके बारे में जानना है, उस पर फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह समझना है कि जो डमी सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस कंडीशन में अप्लाई होते हैं। तो कंडीशन वो होती है जब हमारे सेंटेंस के अंदर रियल सब्जेक्ट्स नहीं होते, जब हमारे पास सेंटेंस में नो रियल सब्जेक्ट्स वाली कंडीशन होती है, यानी हमारे सेंटेंस के अंदर रियल सब्जेक्ट्स नहीं होते, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट की पोजीशन में, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो हमें सब्जेक्ट चाहिए,
तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन में जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं वो वर्ड्स, वो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डमी सब्जेक्ट्स। तो ध्यान दीजिए, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि आपके पास जब रियल सब्जेक्ट नहीं होता तब आपको यूज करना होता है डमी सब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2, डमी सब्जेक्ट्स केवल 2 होते हैं, दे आर ओनली 2। अब वो कौन से हैं ये थोड़ा सस्पेंस है, अभी बताने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, जो डमी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, यानी जब उन सेंटेंसेज की जिनमें डमी सब्जेक्ट्स का यूज हुआ है, आप जब उनको इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हो हिंदी में, जब आप इंग्लिश से हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे ऐसे किसी भी सेंटेंस को जिसमें डमी सब्जेक्ट्स का यूज हुआ है, तो डमी सब्जेक्ट्स की कोई हिंदी नहीं आती। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। डमी सब्जेक्ट्स होते हैं 2, लेकिन कौन से? एक तो इट और एक देयर। दे आर ओनली 2। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज होता है डमी सब्जेक्ट्स के तौर पर, इट और देयर। लेकिन इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए, इट की स्पेशलिटी क्या है? इट का यूज होता है केवल सिंगुलर केस में। एसएल मींस सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर, सिंगुलर डमी सब्जेक्ट के तौर पर ही इट का यूज होता है। लेकिन जब आप देयर का यूज करते हैं सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है और पीएल प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स, ये जो इट है जिसका यूज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां डमी सब्जेक्ट की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इट का यूज करेंगे। तो इसका यूज मोस्टली इट का कहां होता है? मोस्टली इन द केस ऑफ टाइम, जब हम टाइम के बारे में बता रहे हो सेंटेंस में, टेम्परेचर के बारे में बता रहे हो, या फिर हम अपने सेंटेंस के अंदर वेदर के बारे में कमेंट कर रहे हो, डेट्स के बारे में बता रहे हो, डेज के बारे में बता रहे हो। जरा ध्यान दीजिए, नंबर 1 टाइम, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 वेदर, नंबर 4 डेट्स, नंबर 5 डेज। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम सेंटेंस में दे रहे हो तब हमें डमी सब्जेक्ट यूज करना होता है इट। कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो। अभी देखिए, यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस है, इट इज 2 o'clock। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। इट इज 2 o'clock मतलब 2 बजे हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज वेरी हॉट हियर। यहां बहुत गर्मी है। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की। तो हमने डमी सब्जेक्ट यूज किया है इट, और यहां भी हमने डमी सब्जेक्ट इट यूज किया था जहां हम टाइम की बात कर रहे थे। अब देखिए, इट इज वेंसडे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने ये वर्ड अंडरलाइन किया है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनको स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं। उनमें से एक वर्ड ये भी है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट मैंने देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, जब मैंने उनसे कहा कि इस वर्ड को प्रोनाउंशिएट करिए, तो वो प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं? वेडनेसडे। एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेडनेसडे नहीं है ये, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। इट इज वेंसडे। ओके, आज वेंसडे है। तो यहां आप देख रहे हैं हमने जो सब्जेक्ट यूज किया है इट, डमी सब्जेक्ट यूज किया है, और किसके केस में? डे के केस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इट इज 16th अप्रैल टुडे। आज 16th अप्रैल है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पे डेट की। तो यहां भी हमने सब्जेक्ट क्या लिया है? डमी सब्जेक्ट इट। ओके, और यहां जब हम डे की बात कर रहे थे तो वहां भी हमने इट का यूज किया था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इट इज क्लाउडी टुडे। इसका सेंस क्या हुआ कि आज जो वातावरण है, जो वेदर है, वो कैसा है? क्लाउडी। क्लाउडी मतलब बादल हो रहे हैं। तो हम उस कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, इट इज क्लाउडी टुडे। आज बादल घिरे हुए हैं, ठीक है, आसमान बादलों से भरा हुआ है। सॉरी, इट इज क्लाउडी टुडे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेदर की। ओके, अब यहां भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक वेदर होता है WHETHER। वो वेदर किसका सब्स्टिट्यूट होता है? इफ का। उसकी स्पेलिंग होती है WHETHER, वेदर। लेकिन यहां जिस वेदर की हम बात कर रहे हैं, मौसम, उसकी स्पेलिंग होती है WEATHER, वेदर।
तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और सेंस डिफरेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। HOMO होमो, PHONES होमोफोन्स। होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड, जिनकी साउंड सेम हो। तो WEATHER मौसम और WHETHER ये किसका सब्स्टिट्यूट है, किसका सिनोनिम है? इफ का। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स क्या है? होमोफोन्स। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर इट इज क्लाउडी टुडे, हम किसकी बात कर रहे हैं? वेदर की, यानी मौसम की। तो स्टूडेंट्स यहां आपने जाना इट का यूज। हम इतने सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए देते हैं जिससे कि आपके डाउट्स ज्यादा से ज्यादा हम क्लियर कर सकें। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम दूसरे डमी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और वो क्या है? देयर, THERE। ओके, देयर का भी एक होमोफोन होता है THEIR। यहां भी आप देखें जैसे वहां पे हमने वेदर को डिस्कस किया था, यहां भी हमारे पास दो वर्ड हैं जिनका साउंड सेम है, देयर THERE, देयर THEIR। ये जो देयर है THEIR ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका यूज इस तरह के सेंटेंस में हो सकता है लाइक दीज आर देयर फ्लैट्स, ये उनके फ्लैट्स हैं। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन सपोर्ट करना होता है। और ये जो THERE है, देयर THERE, ये है हमारा डमी सब्जेक्ट जिसके बारे में अभी हम डिटेल्स जानेंगे और डिस्कस करेंगे किस तरह से इसका यूज होता है। तो ये हमारा डमी सब्जेक्ट नंबर 2 है, देयर THERE। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो डमी सब्जेक्ट है देयर, इसका यूज होता है बी फैमिली वर्ब्स के साथ। बी फैमिली वर्ब्स कितनी होती हैं? 5। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी वर्ब होती हैं जिनको आपने बी फैमिली वर्ब्स कहा है? तो फ्रेंड्स ये जो वर्ब्स होती हैं वो आप देख सकते हैं, ये 5 वर्ब्स हैं। एज, एम, आर, ये 3 तो प्रेजेंट में है और वॉज, वर ये 2 पास्ट में है। तो 3 प्रेजेंट में और 2 पास्ट में, कुल मिलाकर के ये 5 वर्ब्स हैं जिनको क्या कहा जाता है? बी फैमिली वर्ब्स। तो प्रेजेंट के अंदर इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, SS मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। और एम का यूज करते हैं आप आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी आई के साथ आप यूज करते हैं एम, सिर्फ आई के साथ। और आर का यूज होता है PS यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट लाइक यू, वी, दे। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकता है? लाइक ही, शी, इस तरह से। और आप यहां पे सिंगल नाउन भी ले सकते हैं, अजय, विजय, मोहन। और यहां आप प्लूरल नाउन भी ले सकते हैं जैसे अजय एंड विजय। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसके साथ आप इज यूज करते हैं। और सिर्फ आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम। और प्लूरल सब्जेक्ट चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर नाउन्स हो, उनके साथ आप प्रेजेंट में आर का यूज करते हैं। अब हम वॉच के बारे में जानते हैं। वॉच पास्ट में यूज होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लाइक ही, शी, या किसी भी वन पर्सन का नेम। लाइक मेरा नाम क्या है? कृष्णा, तो यहां हम कृष्णा लिख सकते हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जहां आप वॉच का यूज कर सकते हैं, किसमें? पास्ट में। ओके, लेकिन क्या होना चाहिए? आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर्ब का यूज करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम दे ले सकते हैं, THEY, दे। हम यहां पे वी ले सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा लोगों के नाम एज ए सब्जेक्ट, लाइक राम एंड लक्ष्मण, अजय, विजय एंड मोहन। इस तरीके से अगर कंडीशन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट की कंडीशन है, तो पास्ट में हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो ये जो 5 वर्ब्स हैं, ओके, इनको हम बी फैमिली वर्ब्स कहते हैं। एज, एम, आर, वॉच, वर। आगे ना समझ में? एक जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो देयर है ना, देयर का यूज हमेशा ऐसी चीजों के लिए होता है जिन सेंटेंसेस के अंदर कुछ पाया जाना या किसी बात के होने की बात होती है, एग्जिस्टेंस की बात होती है।
आप इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं, देयर ऑलवेज टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस, यानी किसी चीज के होने की जानकारी हमें देयर से मिलती है। ओके, होने की या नहीं होने की। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह की बात को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। उसकी स्पेलिंग देखिए, EXISTANCE लिखा था पहले मैंने बाय मिस्टेक, लेकिन यहां पर ए नहीं आता, यहां पे आपको टी के बाद लेना होता है ई। तो राइट स्पेलिंग क्या है? EXISTENCE। एग्जिस्टेंस का हिंदी सेंस होता है अस्तित्व। तो जहां पे किसी चीज के एग्जिस्टेंस की बात होती है, अस्तित्व की बात होती है, वहां हम देयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। देयर आर 153 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इंग्लिश के साथ जीके फ्री देते हैं, तो फिर से लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर 153 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इसका मतलब भारत में इस समय 153 एयरपोर्ट्स हैं। ओके, तो भारत में इस समय 153 एयरपोर्ट्स हैं। और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी ये डमी सब्जेक्ट्स आते हैं तो इनका जब हम हिंदी करते हैं सेंटेंस का, तो वहां इनका कोई सेंस नहीं आता। तो जब मैंने इसकी हिंदी की तो आपने देखा देयर का कोई सेंस वहां नहीं आ रहा था। इसकी हिंदी क्या की मैंने? भारत में 153 एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जेवर वाला एयरपोर्ट बनता है जो कि हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा, तो ये कौन सा नंबर का एयरपोर्ट होगा? ये होगा इंडिया का एयरपोर्ट नंबर 154। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर आर 5 रिंग्स इन द ओलंपिक सिंबल। आपने ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उनका सिंबल देखा होगा, लोगो देखा होगा। लोगो तो खैर हर बार इश्यू होता है, लेकिन जो उसका सिंबल है ओलंपिक का, उसमें कितनी रिंग्स होती हैं? 5 रिंग्स। देयर आर 5 रिंग्स इन द ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक सिंबल के अंदर 5 रिंग्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक सिंबल के अंदर, ये मैं आपको बता दूं कि 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंट करती हैं ये 5 रिंग्स, जो आप किस में देख सकते हैं? ओलंपिक सिंबल में। तो हमारे सेंटेंस के अंदर डमी सब्जेक्ट क्या है? देयर। तो यहां भी जब हम इस सेंटेंस का हिंदी वर्जन करते हैं तो इसमें कहीं भी हमें देयर का हिंदी सेंस नहीं दिखाई देता। इसकी हिंदी क्या होगी? ओलंपिक सिंबल में 5 रिंग्स होती हैं। तो जब कभी देयर का यूज डमी सब्जेक्ट के तौर पर होता है तो इसकी हिंदी वर्जन में कोई इसका सेंस नहीं आता। और स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि इट और देयर जब कभी डमी सब्जेक्ट्स के तौर पर यूज होंगे तो ये कहां होंगे? ओपनिंग पोजीशन में। ओके, तो देयर का यूज डमी सब्जेक्ट के तौर पर जब होगा तो वो ओपनिंग पोजीशन में ही होगा। लेकिन बट बिना इफ बट के तो कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। वो कहानी ही क्या जिसमें कोई ट्विस्ट ना हो। तो एक ट्विस्ट यहां भी है, वो ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी सेंटेंस में THERE देयर का यूज हो तो आप एकदम से उसको क्लेम नहीं कर सकते कि ये डमी सब्जेक्ट है। आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैं फिर से देता हूं आपको। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे कंट्री के अंदर कितनी टेरिटरीज हैं? यूनियन टेरिटरीज यूटी 8। ओके, हमारे कंट्री में, भारत में इस समय 8 यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर ये जो देयर है ये क्या है? डमी सब्जेक्ट। ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। 2 बुक्स आर देयर। जब हम इसकी हिंदी करते हैं तो इसका हिंदी सेंस क्या होता है? वहां पर 2 किताबें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब डमी सब्जेक्ट के तौर पर आएगा देयर तो वो ओपनिंग में होगा। दूसरा पॉइंट, जब आप सेंटेंस की हिंदी करोगे तो डमी सब्जेक्ट का हिंदी वर्जन नहीं आता, उसका कोई हिंदी सेंस नहीं आता। लेकिन यहां पर देखें 2 बुक्स आर देयर, वहां पर 2 किताबें हैं। तो आप देख रहे हो देयर का एक सेंस आ रहा है हिंदी सेंटेंस के अंदर, वहां पर 2 किताबें हैं। तो यहां ये जो देयर है ये डमी सब्जेक्ट नहीं है। ये वाला जो देयर है ये डमी सब्जेक्ट है। ये जो देयर है ये क्या है? ये लोकेशनल देयर है। लोकेशनल मतलब ये हमें क्या बता रहा है? लोकेशन। लोकेशन किसकी बता रहा है? ये नाउन की, 2 बुक्स।
किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता रहा है, इसलिए इस देयर को हमने क्या कहा, लोकेशनल देयर। और यहां ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे। तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कैसा लगा, आपकी क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये भी बताइएगा, या फिर आप इसमें कुछ और चाहते थे, इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था, तो वो सजेशन भी आप दीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स को ब्लैंक मत छोड़िएगा, से समथिंग। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।